दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, बंगाल में चुनाव है। आ देखे जरा किस में कितना है दम। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी में जोश आई है। वही बंगाल में दीदी बनाम मोदी की लड़ाई आर पार है। जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर गरजे। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई वार किए। पीएम मोदी ने बंगाल में कट कल्चर की बात की, बंगाल में सिंडिकेट की भी बात की, वहां हो रही तुष्टीकरण की राजनीति का भी जिक्र किया। इसके अलावा मोदी ने आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार गरीबों को दबा रही है। मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। जी हाँ, एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री मोदी के ममता दीदी पर कई हमले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी हुगली में 464 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री हुगली जिले में एक कार्यक्रम से नौपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक एक मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जी, इसके बाद 23 फरवरी से आम लोगों के लिए ये मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। ये मेट्रो नौपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक चलेगी। बंगाल की जनता की सौगातों की झड़ी सिर्फ केंद्र की तरफ से ही नहीं लगी है, बल्कि टीएमसी ने भी जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी।
जिस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उस वक्त पर टीएमसी ने बंगाल की जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 रुपए प्रति लीटर की छूट देने का ऐलान किया। ऐसे में ये सवाल है कि क्या बंगाल की जनता को सौगात आखिर किसकी बनेगी बात? मोदी जी सरकार, हमारी बंगाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज से 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये सभी को नज़र आ रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल एक स्टंट है। जो विधानसभा का इलेक्शन है उसे मद्देनजर जो 1 रुपया लीटर कम किया गया। आज आप पुराना रिकॉर्ड वगैरह देखोगे तो पहले आज से 5-7 साल पहले जो टैक्स ले रहे थे उसके परिमाण में आज जो है काफ़ी गुना ज़्यादा का टैक्स ले रहे हैं राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। आज इसे मैं एक अच्छा इनिशिएटिव बोलूँगा कि ममता बनर्जी ने दीदी ने एक पहल की है। 1 रुपया लीटर भी कम करना बड़ी बात नहीं है, उन्होंने किया, चाहे इलेक्शन के मद्देनजर हो या जो भी हो, किया है। मैं उसे अच्छी एक पहल बोलूँगा। अब सिर्फ 1 रुपया लीटर पर्याप्त नहीं है। जहाँ राज्य सरकार 20, 25, 30 रुपये लीटर का टैक्स ले रही है, वहाँ जो है 1 रुपया लीटर में क्या होता है? जो पहले के दिन में 15 रुपये या 20 रुपये टैक्स लेते हैं, आज फिर भी तो पहले के मुकाबले में अभी अगर कंपेयर करेंगे तो 8-10 रुपये लीटर का टैक्स ज़्यादा ले रही है। तो उनको उसी हिसाब से किफ़ायत करना, और यही चीज़ मैं आज की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, उनको मैं बोलूँगा आप भी यही इस हिसाब से कुछ करो। 1 रुपया कम किया, अच्छा किया है, लेकिन पेट्रोल का दाम तो कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 रुपये बढ़ गया है। ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ 1 मंथ 10 से 12 रुपये बढ़ गया है। तो पहले वो देखना चाहिए कि और राहत कैसे दे हम लोगों को। 1 रुपया घटा के तो राज्य सरकार ने जो किया है वो सही काम किया है, लेकिन वो 1 रुपया से ज़्यादा घटाना चाहिए। देखिए, वैसे तो अच्छी बात है अगर घटा रहा है तो, बट मेरे हिसाब से तो अभी काफ़ी घटना चाहिए। जिस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा की जरूरत है। एक तरफ पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता टीएमसी सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में सीबीआई की एंट्री के बाद घमासान मचा हुआ है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अब रुजिरा के थाईलैंड वाले बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है, और ये खुलासा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट के जरिए किया है। एक ट्वीट करते हुए शुभेंदु बनर्जी ने दावा किया कि रुजिरा ने गैरकानूनी तरीके से पैसे अपने थाईलैंड के बैंक अकाउंट में जमा कराए। इसके साथ ही अपने ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट रुजिरा की बहन मेनका को भी घेरा और खुलासा किया कि सीबीआई ने मेनका को भी इस मामले में नोटिस भेजा है। वहीं इस मामले पर अभिषेक की पत्नी रुजिरा ने भी सीबीआई को अपना जवाब भेजा। रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई के कल तक का समय मांगा है और कहा है कि कल 12 से 3 बजे तक वो सीबीआई को अपना जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के बाद मचा है घमासान, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। आपके टीवी स्क्रीन पर सियासती मेहमान, जी हां, सियासत के प्रवक्ता, जी हां, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आरपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ चंदन घोष चौधरी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। चंदन जी, आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल है तो फुकट का चंदन घिस मोरे नंदन, स्वागत है आपका। हमारे साथ साकिर अली साहब, टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। साकिर साहब, आपका भी स्वागत है। वाम नेता आमिर हैदर जैदी साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रतन शारदा साहब, जी हां, आपका भी स्वागत है। शारदा साहब, आपसे मैं पूछूंगा, शारदा नारदा को लेकर टीएमसी ये कहती है कि आखिर वह नेता कैसे साफ हो गए, आखिर बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो गए और धुलकर साफ हो गए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आरपी सिंह साहब, आपके पास टोलाबाजी, कट कल्चर, सीबीआई, अब तो विपक्ष ये भी कहने लगा है। एक दौर था सिंह साहब, आपको याद होगा, आप ही लोग कहते थे सीबीआई तोता है, पिंजरे का तोता है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज विपक्ष आप पर यह कह रहा है कि सीबीआई बीजेपी के दफ्तर का पता, चुनाव में अगर लड़ना है तो एजेंसीज का पता पूछ लीजिए। सिंह साहब, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आज से कुछ साल पहले जब सीबीआई के अफसरों के बीच में कुछ खींचातानी चली थी, तब भी अजीब सी स्थिति थी। तब कहते नहीं, सीबीआई की कंट्रोल नहीं होती, सीबीआई में कैसा मामला है।
वो तो तोते वाला मामला उसको कांग्रेस के टाइम का था जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। आज सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सारे मामलों की जांच करती है और खास कर रिश्वत के मामलों में तो पूरी अच्छी जांच करती है। सीबीआई को जवाब दे, अगर आपने कुछ हेराफेरी नहीं की तो सीबीआई को जवाब दे। यहाँ तो दीदी जाकर जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है उनके घरों के बाहर जाकर बैठ जाती है कि मेरा अफसर है, इसको छूना नहीं। वो अफसर को भगा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो दिखता है बंगाल में किस प्रकार सीबीआई की कदर की जाती है। असल में क्या है कि इनको राजनीति करनी है, इनको जो अपराध किए उनका जवाब नहीं देना। जो कटमनी ली, जो दलाली खाई, जो हेराफेरियां की, जो बेईमानियां करी, जो वहां पर मवेशियों के नाम पर जो पैसा कमाया जाता है या कोयले के नाम पर पैसा, और ये आज का नहीं पुराने मामले हैं। विदेश से जब आते हैं तो कितना किलो सोना पकड़ा जाता है, वो सब जानकारियां आस्ते आस्ते सब निकल रही है। अब हमारे पर प्रश्न इससे लगाते हैं कि हम सीबीआई को छूट देते हैं इंडिपेंडेंटली काम करने की। इस प्रकार कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि आपने कहा था कि वो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर केस है। अरे हाँ भी, सरकार टाइम लेती है, मतलब सरकार मतलब सीबीआई टाइम लेती है अपना, और सीबीआई अपना टाइम ले रही है, इतना टाइम लेगी। लेकिन सिंह साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है कि आखिर सीबीआई, ये एजेंसियां जो हैं जिनको लेकर डराने धमकाने की बात विपक्ष कह रहा है, आखिर ये चुनाव के वक्त ही क्यों सक्रिय हो जाती हैं? टाइमिंग को लेकर सवाल है सिंह साहब। ये मामला क्या अभी का है क्या? ये मामला तो पुराना है। सीबीआई लगातार जांच कर रही थी। अब इनकी पत्नी को बुलाया है, इनकी साली साहबा को बुलाया है, वो जवाब दे कि उनके क्या मामले हैं, कौन कौन से बैंक अकाउंट है। उनके बैंक अकाउंट की जानकारी भी आनी शुरू हो गई है, उनके बैंक खातों की जानकारी भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो जवाब देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, और सच सामने आना चाहिए कि मैंने कब कितने पैसे। आइए जवाब ले लेते हैं सिंह साहब, आरपी साहब जवाब ले लेते हैं, आरपी साहब जवाब ले लेते हैं। एक छोटी सी बात कि और बार बार जो मैं थाईलैंड जाकर क्या करने जाती है और वहां पे क्या करते हैं, यार उसकी भी जानकारी देनी चाहिए ना। क्यों नहीं जानकारी? हमें जवाब से नहीं भागना चाहिए, कृपा कर, मेरा निवेदन है। और अगर आप को लगता है कि आप निर्दोष हो तो डट के जवाब दो, क्यों नहीं देते? परंतु दिक्कत तो है कि जवाब देना नहीं। जी सिंह साहब जवाब ले लेते हैं। आरपी साहब जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ साकिर अली साहब हैं। साकिर साहब, कोयले को जितना घिसिए उतना काला होगा। कोयले की दलाली में हाथ काले, सारे छींटे आपकी पार्टी के नेताओं पर और खासकर मुख्यमंत्री के अपने करीबी रिश्तेदारों पर उड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से जांच हो रही है, जांच से क्या आपत्ति है? एक तरफ आपकी नेत्री कहती हैं कि जांच करा लो, जांच करा लो, तो फिर बवाल क्यों? साकिर साहब, कोयले की जांच हो या कोयले की खोज हो, कोयले की जांच और कोयले की खोज से ही, कोयले से ही हीरा निकलता है। मैं पहले सीबीआई पर आ जाऊं, जांच हो रही है तो सीबीआई पर आ जाऊं, ईडी पर आ जाऊं। देखिए अवस्थी साहब, 2014 का लोकसभा चुनाव होता है तो सीबीआई होता है, 2016 का विधानसभा चुनाव होता है तो सीबीआई होता है, 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो सीबीआई होता है, और 2021 का जब चुनाव होता है तो फिर सीबीआई और ईडी होता है। देखिए इसके पहले जो भी चुनाव, जब चुनाव होते हैं तो ये सीबीआई और ईडी को मिशनरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आप रहा सवाल कि आप इसके पहले जो क्राइम हुए हैं या जो भी लोग करप्टेड थे जिनके बारे में आपने कहा कि ये घोटाले में है, वो घोटाले में भाग मुकुल भाग, तो आपने जिनके ऊपर जो चुनाव में से पहले या चुनाव के बाद जो चार्जेस लगाए हैं उनको तो अपने आप पार्टी में ले लिया। अब रह गया कि अभी पार्टी ने सिर्फ अभिषेक बनर्जी को टारगेट करने के लिए, आप बताइए, उनकी पत्नी 24 साल की उम्र और उनका एक 8 महीने का बच्चा, उनको 2 बजे नोटिस दिया जाता है और बोलते हैं कि 3 बजे आपसे हम पूछताछ करेंगे। ये बताइए कौन सा संविधान, कौन सा कानून बताता है कि 1 घंटे के नोटिस दे के आप कहिए कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं? ये सरासर इलीगल और गलत, और ये बदला की भावना से होती है। जी साकिर साहब, आरपी साहब आतुर हैं आपका जवाब देने के लिए। आरपी साहब जवाब दीजिए। मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। 24 साल की उम्र में बड़े बड़े घोटाले कर लिए, अरे दंग हो गए। तो कमाल है, इतनी प्रखर हो गई। दीदी ने इतना आशीर्वाद दे दिया कि 24 साल की उम्र में घोटाला कर दिया।
अरे किसने कमाल कह होगी दिया यार, घोटाला आप तो कर कमाल दिया? होगी। 8 महीने के बच्चे नहीं, के घर किसने से कहा घोटाले के दिया? बारे में जानकारी ना हो, किसने? ये क्या तर्क है आपका? ये कमाल का अरे तर्क आप है ये। आपके कहने से घोटाला हो गया मैं क्या? उल्टा पूछ रहा हूँ आपसे। आपके कहने से घोटाला हो गया क्या? अली साहब, अरे मैं तो क्या सिखाया है आपने? अभी कुछ दिन हुए नहीं, शादी के, आप- 2-3 साल हुए शादी में, 2-3 साल में इतना पढ़ा दिया आपने उसको। नहीं नहीं, अभिषेक आप बनर्जी ने और दीदी ने इतना पढ़ा दिया आप इसके कि वो घोटाला आप करने इस लगी केस वो। के विटनेस बनेंगे। अगर आप कमाल हो बोलते गई। घोटाला है तो इस केस के आप विटनेस बनेंगे, बोलिए। अरे मैं क्या विटनेस बनूंगा? आप ही कह रहे हो ना ये 24 साल की है उसका। अरे बेचारी 24 साल नहीं, 24 साल उसका की तो मैं है। विटनेस हूँ। अरे वो बहुत 24 साल कमाल की होगी। है, मैं उनका तो मैं विटनेस कमाल हूँ। है। मैं विटनेस बनता हूँ, कमाल है। लेकिन ये एक घोटाला है, वो ये CBI को घोटाला क्या है, कह रहे हो कोयला विटनेस घोटाला, साहब? उसका आप विटनेस उसका हैं, आप CBI साक्षी को मुझे बनेंगे। मत दो। आप इसकी विटनेस विटनेस बनेंगे, CBI को इसके देना विटनेस है। बनेंगे। आरपीजी साकिर साहब, आरपीजी साकिर साहब, आरपीजी मैं साल आपको के एक बात खत्म बताना करो। चाहता यहाँ हूँ, बहस करने के सीबीआई लिए का जो बने हैं, कन्विक्शन लोग रेट है, आरपीजी आरपीजी सीबीआई का कन्विक्शन रेट केवल 1% है, क्योंकि साक्ष्य वो सबूत जो चाहिए होते हैं वो आते नहीं है। इसीलिए विपक्ष आपसे ये कह रहा है कि आप ये एजेंसीज का इस्तेमाल केवल विपक्ष को चुनाव के दौरान नहीं, 1 घंटे डराने के और नोटिस से धमकाने किसी के से लिए पूछताछ करते किया जा हैं। सकता ये है। आंकड़े कहते हैं कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट मात्र 1% है। आरपीजी एकदम सही, लेकिन क्या 1 घंटे के नोटिस में किसी से पूछताछ किया जा सकता है? आप बताइए। कहा कल देंगे तो अरे 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 अब हो गई बात आपकी अली साहब। उन्होंने कहा कल देंगे, कल देना है कर जवाब। साकिर साहब आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, साकिर साहब आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आप जिस जांच की और कितनी देर बातचीत हुई या जांच हुई या पूछताछ हुई, इसको लेकर अगर आप बात करेंगे कि किससे कितने घंटे हुई, तो आपको याद होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से भी सीबीआई के दफ्तर में 8 घंटे पूछताछ हुई थी। तो अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 जाने की आपत्ति नहीं है। देखिए, तो दिक्कत नहीं, महिला दिक्कत है। का वो बेचारी देखिए, 24 साल की, महिला अरे का 24 साल संविधान की, में है कि 24 साल की उम्र में सीबीआई इतना सब जांच कुछ करने करे, उसका उनके जवाब घर नहीं में दे जा रहे हैं। सकती है, कि ममता उससे कोई बनर्जी और एतराज अभिषेक नहीं बनर्जी ने है, कितने उससे सिखा कोई दिया एतराज उसको? नहीं है। हमने कैसे जो सब कुछ सिखा टाइमिंग दिया का, इतनी आपने जल्दी? जो टाइमिंग अभी तो की शादी बात होकर की, रहेगी। 1 घंटे ये की बताइए टाइमिंग ना जी हाँ। में कि कौन किसी सा से स्कूल पूछताछ खोला? किया जा हालांकि सकता आरपी है। साहब अभी तक अरे सीबीआई कौन सा ने स्कूल सीबीआई खोला ने इस आपने, ये बात को बताओ। कुछ नहीं कहा है। कि 2 साल का सीबीआई की चर्चा तरफ ट्रेंड से कर दिया कोई आपको सब कुछ आधिकारिक करने के बयान लिए। नहीं आया है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है। हालांकि ये पार्टी की तरफ से और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तरफ से ये सारी बातें सामने आ रही। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, हमारे साथ चंदन घोष चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंदन जी, मुझे याद आता है आपकी सरकार के वक्त सीबीआई को तोता कहा जाता था। आज आप लोग वही वो घूम के सुई वापस वहां आई कि सरकार को आप कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी आप लोग चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिर एजेंसीज की निष्पक्षता पर तो सियासत ना करें आप लोग। देखिए मनीष जी, एक बात तो एकदम क्लियरली बोलना चाहिए, 2013-14 जब मोदी जी का सरकार आई थी, इसके बाद शारदा नारदा का क्या प्रोग्रेस, ये तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कांग्रेस का हक है ये उठाने का, क्योंकि कांग्रेस लीडर अब्दुल मन्नान, ऑपोजिशन लीडर इन बंगाल असेंबली, ही हैज आई मीन गॉन फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो मामला ये दायर किए थे अब्दुल मन्नान जी, अभी तक विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हम लोगों का हर वक्त ये क्वेश्चन रहता है, सीबीआई का इतना देर तक क्यों ये यूज किया जाते हैं, इतना टाइम क्यों लगता है, और हर इलेक्शन जब आते हैं वो इलेक्शन का पहले इन लोगों का ये मतलब इशू बन जाता है। लेकिन आपकी सरकारों के वक्त भी इसे पिंजरे का तोता कहा जाता था चौधरी साहब, आपको याद होगा ये। लेकिन ये सही बात, ये बात, लेकिन मैं कहूंगा ये अभी जो एक्ट किए हैं हम लोग का, एक इंस्टांस दिखा दीजिए, कोई एक इंस्टांस, एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। रात 12 बजे कोई सीबीआई का डायरेक्टर चेंज हो रहा है, रात 12 बजे अलग वर्मा जी को हटा के नागेश्वर राव जी को वहां पे बैठा गया। एक बात तो एक ही बात से मालूम पड़ता है किसका कंट्रोल में ये सीबीआई चलती है, कैसे ये संभालती है केसेस, और कैसे आपस में लड़ते हैं इन लोग, ये बीजेपी एंड तृणमूल बंगाल में। नहीं, लेकिन जांच होनी चाहिए या नहीं चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? आपको लगता है दीदी बनाम बीजेपी की लड़ाई के बीच अगर ये जांच की बात आ रही है,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं टोलाबाजी हो रही है, कट कल्चर हो रहा है, तो भाई चुनाव के पहले अगर सीबीआई जांच कर रही है तो जांच पर आज को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सांच को आज नहीं। हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये केस तो हम लोग उठाए, ये तो हम लोग का केस है। अभी सरदार नरदा जितना सारे केसेस है तो हम लोग का केस है। हम लोग तो ये डिमांड भी करते चल रहा हूं, ये जांच जल्दी से खत्म हो जाए, इलेक्शन इशू मत बने। इलेक्शन में कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है। अब देखिए हर मीडिया यही बात पे, क्या अभिषेक बैनर्जी, रुजिरा बैनर्जी, क्या बीजेपी का यहाँ पे क्या क्या स्लोगन चल रहा है, मतलब या पार्टी बदल चल रहा है, यही तो मतलब इलेक्शन का अल्टीमेट पर्पस बन गए। हम लोग बोलने चाहते हैं बंगाल का चुनाव, ये इसलिए चौधरी साहब, ये इसलिए है, ये वोट का चंदन है, ये वोट का तिलक है, घिस मोरे नंदन। इसलिए जो मुद्दे आएंगे, जो सत्ता में होंगे, उनसे सवाल होंगे। चौधरी साहब आता हूं आपके पास, हमारे साथ रतन शारदा साहब हैं। रतन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रतन शारदा जी, आपकी आवाज कट गई। रतन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, कट गई थी जी। रतन जी, मेरा सवाल आपसे, मां दुर्गा की पूजा आप कर नहीं सकते, जय श्री राम बोल नहीं सकते, तुष्टीकरण की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी आज कह दिया। देखिए, वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े मुद्दे निकाले हैं कि उसको केवल सीबीआई की इंक्वायरी या केवल जय श्री राम के नारों से या दुर्गा पूजा से जोड़ना ठीक नहीं है। मैंने भी भाषण सुना है, भाषण का सबसे बड़ा मुद्दा था विकास, और विकास ऐसा है बंगाल के अंदर कि पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले जो बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए, उसमें केवल 15,000 करोड़ का निवेश बंगाल में आया है। इसका उत्तर टीएमसी को देना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि 1 से 1.5 करोड़ के घरों में से केवल 9 लाख घरों में पीने का पानी नल से जाता है। क्या शर्मिंदा करने वाली हमारी बात नहीं कि 72 साल हो गए, 10 साल इसमें ममता दीदी को हो गए जो खुद को गरीबों की मसीहा बताती है। वहाँ लोगों के घरों में पानी पीने वाला नल से नहीं जाता, केवल 9 लाख घरों में 1 करोड़ से अधिक घरों के अंदर। इसका उत्तर देना पड़ेगा। और जहां तक ये यहाँ पर सैंड माफिया है, कोल माफिया है, केटल माफिया है, कोई उसको मनाही कर रहा है कि नहीं है? सभी को पता है। अभी सीबीआई को सभी लोग दौड़े जाते हैं कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दो, सीबीआई को इंक्वायरी दे दो। जब इंक्वायरी जाती है और अपने विरुद्ध आती है तो कहते हैं सीबीआई ये है, सीबीआई वो है। अभी सीबीआई अपनी गति से काम करती है, सीबीआई अपनी गति से काम करेगी। और अगर आप उसमें किसी प्रकार से लिप्त नहीं है तो जैसे आपने कहा, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर इतने दिनों की, इतने घंटों की पूछताछ हुई, उन्होंने शांति से जाकर कोर्ट, वहां पर कचहरी में जाकर अपना बयान दिया, जैसे जैसे कानून का पालन था वो पालन किया। वो रोए नहीं, उन्होंने विक्टिम वुड का कार्ड नहीं खेला। आज ये जो विक्टिम वुड का कार्ड खेल रहे हैं, इनके मन में चोर है। और एक आपको और समाचार दे दूं कि सीबीआई ने मान लिया है कि वो घर में जाके सोमवार को आने वाले 1-2 दिन बाद वो अभिषेक की पत्नी से बात करेंगे। तो ये जो झगड़ा है कि 1 घंटे की नोटिस दे दी, 1 घंटे की नोटिस दे दी, इस प्रकार का दुखी होके अपने आप को विक्टिम वुड का कार्ड खेलना बंद करें। सीबीआई ने आपको समय दिया है। रतन जी, शारदा साहब, रतन शारदा जी, लेकिन विपक्ष आपसे ये भी पूछ रहा है ना कि बीजेपी से पूछ रहा है कि टीएमसी के वो रतन जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि उसमें जाते ही वो पवित्र हो गए? देखिए, मैं तो बीजेपी की वकालत कर नहीं रहा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक विश्लेषक के नाते पूछ रहा हूं रतन जी। मैं इसका उत्तर दे नहीं सकता, क्योंकि अगर वो गुनाहगार हैं तो बीजेपी के नेताओं को ही पहले इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों के अंदर सरकारों ने, कोर्ट ने पकड़ा है, उनके ऊपर केस हुए, उनको सजा भी हुई है। बीजेपी के भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के किसी कार्यकाल में अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, रतन जी आपके पास जी, रतन जी, आरोप तो जहां तक टीएमसी और विपक्ष कह रहा है सीबीआई ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं बंगाल पुलिस को लेकर भी, बंगाल पुलिस पर भी बीजेपी के कई सवाल हैं। जी हाँ, मैं आऊंगा साकिर अली साहब के पास, लेकिन अब चलता हूं वाम नेता आमिर हैदर जैदी साहब के पास। आमिर साहब, विपक्ष ये कहता है कि ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट राज को इनहेरिट किया है, तो क्या कम्युनिस्ट राज को इनहेरिट करने की बात, जिसमें टोलाबाजी, कट कल्चर, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सारी बातों को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये वहीं से आया है?
देखिए, बीजेपी कम्युनिस्टों की 37 साल हुकूमत रही, किसी कम्युनिस्ट नेता पर भ्रष्टाचार का एक आरोप आज तक विपक्ष भी नहीं लगा सका। तो वो तो आप छोड़ दीजिए कि वो कल्चर कहां से आया, वो कल्चर कहां से आया मैं आपको बता देता हूं। मां दुर्गा के अस्तित्व को नकारने वाले बीजेपी के नेता कैसे बात करते हैं, तो उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। क्योंकि बीजेपी के नेता तो मां दुर्गा के अस्तित्व को ही नकारते हैं, तो उसकी बात भी मैं नहीं करता, क्योंकि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। लेकिन पहले एक एजेंसी किसी सत्ताधारी दल का तोता होती थी, अब वो सत्ताधारी दल का दफ्तर बन गई। अब तो कोई एजेंसी बची ही नहीं जो आजादी से काम कर रही हो। मुझे कोई बता दे कौन सी एजेंसी देश के अंदर इस समय निष्पक्ष होकर काम कर रही है। सीबीआई बीजेपी का दफ्तर कब बन गई, जब रात के अंधेरे में सीबीआई के डायरेक्टर को टेक ओवर किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर के जरिए। पूरे देश ने देखा वो ड्रामा, वह आपने भी देखा, हमने भी देखा। जो इस पार्टी के नेता शहीदों के ताबूतों के अंदर कमीशन खा लेते हो, जिस पार्टी का नेता राष्ट्रीय चैनल कर को पर रिश्वत लेते हुए दिखाई देता हो, जिस पार्टी के नेता बच्चों की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हो, जिस पार्टी के नेता व्यापम घोटाले में मुलव्विस हो, उस पार्टी के नेता अब भ्रष्टाचार के दागों को धोने का डिटर्जेंट बेच रहे हैं। ये पूरा देश जानता है 10 साल की हुकूमत के अंदर बीजेपी ने इस देश को क्या दिया, 7 साल की हुकूमत में बीजेपी ने इस देश को क्या दिया, और 10 साल की हुकूमत में ममता बनर्जी ने बंगाल को क्या दिया। ये बंगाल ने भी जाना है, देश ने भी जाना है। हम तो बीजेपी के नेता से एक बात कहेंगे, जब अमित शाह का बेटा जय शाह धनिया बेचकर करोड़ों कमा सकता है, तो उस मंडी का पता कि देश के किसानों को क्यों नहीं देते थे। आइए देश के अंदर मिनिमम वेज पर बात कर लेते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं। इस पर बीजेपी के नेता बात करने को तैयार नहीं। जैदी साहब आरपी साहब से जवाब ले लेते हैं। आरपी साहब आपका जवाब देना चाहते हैं। आरपी साहब ममता बनर्जी के गैर को पत्थर कई मार सारी दिया। उंगलियां उठा रहे हैं जैदी साहब। देखिए साहब, जवाब ले लीजिए। मेरा स्वास्थ्य इस समय खराब है, मैं आपको और टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं माजरत के साथ आपकी डिबेट यहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा इस समय स्वास्थ्य गवाही नहीं दे रहा कि मैं बैठा रहूं। अगर मुझे इजाजत आप दें तो मैं आपकी ये डिबेट भी इस समय यहीं। आप अपना खूब ख्याल रखें जैदी साहब, आप देश का सवाल में आए, आप अपना खूब ख्याल रखें। हम आपकी खैरियत लेंगे और देश के सवाल के कार्यक्रम में आपको लगातार बुलाते रहेंगे। लेकिन एक आग्रह है जैदी साहब, जाते जाते आप आरपी साहब का जवाब सुन लीजिए, वरना ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि आरपी साहब कहेंगे कि मैं जवाब देना चाहता था, वो चले गए। तो मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि कुछ पलों के लिए आप रुक जाएं। आरपी जी, मैं इनका जवाब। जैदी साहब, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करिएगा, मैं आधी रात को आपके लिए खड़ा पाऊंगा। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेरे जवाब का इंतजार मत करिए। बिल्कुल आप निश्चिंत जाइए, और कुछ होगा तो मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनीष, क्योंकि जैदी साहब बहुत पुराने नेता है। और बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया साहब। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आरपी जी, मुझे सुर्खियां लेना है, हेडलाइंस लेना है। हमारे साथ सारे मेहमान, जी हाँ, आरपी सिंह साहब, रतन शारदा जी, साकिर अली साहब और चंदन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं कुछ और सवालों के साथ दूसरे मेहमानों पर जाऊं। आरपी जी। देखिए जैदी साहब डिबेट से चले गए, परंतु मुझे सिर्फ, अगर रहते तो मैं उनसे लंबी बात करता, परंतु मुझे सिर्फ एक बात आपके दर्शकों को याद दिलानी है। सर, चंदन बासु का नाम हम सब भूले नहीं। जरा चंदन बासु कितने करोड़ के एम्पायर के मालिक है, ये जानकारी आप कृपा करके ले लेंगे, तो गूगल मार लेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। मुझे याद है एक स्नैक फूड नाम से एक कंपनी होती है। इस प्रकार से उसकी और जानकारी चाहिए तो मैं आपको और इंडिकेशन कर देता हूँ, किस प्रकार से बैंकों से लोन, किस प्रकार से सारा मामला हुआ, वो जानकारी सबके सामने है। वो लेफ्ट पार्टी के सितारे थे और चमकते सितारे थे, और जो कि करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बने। उसमें विषय पे नहीं आता, परंतु आज के विषय पे आए। और वही कल्चर ममता बनर्जी ने इनहेरिट की है। वो कल्चर है कत्लेआम की, गुंडागर्दी की, पुलिस का दुरुपयोग करने की,
अपने विपक्षियों की हत्याएं कराने की, एक कल्चर थी वहां पर, और इसी कल्चर के खिलाफ आई थी वो इसी कल्चर के खिलाफ आई थी कि नंदीग्राम का सारा आंदोलन कर मैं जनता करूंगी, इसी कल्चर के खिलाफ आई थी। परंतु वो उसी में धंस गई खुद की खुद, और उसमें इतना लिप्त हुई कि भ्रष्टाचार भी करने लगी। उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार करने लगे। और ये हमने नहीं कहा, तो दीदी ने खुद कहा था कि कट मनी की बात तो दीदी ने खुद करी थी, हमने थोड़ा करी है। दीदी ने खुद माने करी कि हाँ मेरे पार्टी के लोग कट मनी लेते हैं, रोको भैया रोको, कट मनी मत लो। उनकी पार्टी के कई सांसदों ने भी कहा था आरपी साहब। मेरी छोटी एक और दूसरी बात, ये तो हाई कोर्ट ने कहा था जो सैकड़ों का पैसा गया था वो नीचे नहीं उतरा, वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया, इसकी जानकारी आनी चाहिए ना। ये हमने थोड़ा कहा, हाई कोर्ट की टिप्पणी है। और बंगाल को सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने खराब किया। बंगाल की एक संस्कृति थी, उस संस्कृति को भी उन्होंने खराब किया और एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते खराब किया। वो बार बार कभी कभी कहती है कि उस रिपोर्ट में ये था, उस रिपोर्ट में ये था, हमने इसलिए मुसलमानों की चिंता। अरे आप करो ना, आप बोलो बिजली जाएगी तो सबके घर में जाएगी। आप ये बोलो कि अगर छत मिलेगी तो सबको मिलेगी, और किसान की सम्मान निधि मिलेगी तो वो मुसलमान को मिलेगी, हिंदू को मिलेगी। तो आप ये बार बार कह के नहीं। आइए साकिर साहब से जवाब ले लेते हैं, साकिर साहब से जवाब ले लेते हैं। आरपी जी, साकिर साहब, सत्ता परिवर्तन ही और सोल परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बदलाव होबे बदला भी होबे। देखिए वो प्रधानमंत्री जो भी कुछ बोले, बंगाल में कोई परिवर्तन का जमीनी हकीकत नहीं है। आप जमीनी हकीकत के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो बंगाल की जनता से आकर पूछ सकते हैं। देखिए अभी जो मैं बैठा हूं, हुगली जिला में ही मेरा घर है और हुगली जिला से मैं ही आपके साथ लाइन पे जुड़ा हुआ। एक चैलेंज और प्रधानमंत्री जी दीदी को बोले एक ही जगह से चुनाव लड़े, नंदीग्राम से, दूसरी जगह से चुनाव मत लड़े। अरे रुकिए, जमीनी की पता लग जाएगी। दीदी को बोलो, ये रिक्वेस्ट करते हैं हम दीदी से, एक ही जगह से चुनाव लड़े, वो नंदीग्राम से जरूर लड़े। दीदी 294 सीट पर चुनाव लड़ेगी, आप घबराइए मत। 294 नहीं कह रहा, 294 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हम कह रहे हैं दीदी खुद एक सीट पर लड़े ना नंदीग्राम से। आपने कहा जमीन बहुत अच्छी है, जमीन आरपी जी थोड़ा सा धैर्य और धीरज जरा साकिर साहब को सुन ले, वरना ये आरोप लग सकता है कि आपने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और एंकर ने आपको ज्यादा समय दे दिया। साकिर साहब, आप अपनी बात पूरी रखें। तो आज प्रधानमंत्री हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में आए थे और हुगली जिला से उन्होंने जो बात कहा। देखिए सबसे पहले जो मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया है नवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक, ये यूपीए 2 में ममता बनर्जी 460 करोड़ रुपए का 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है उन्होंने किया था। उसके बाद ये लोग आके फिर 60 करोड़ रुपया बढ़ाए हैं। तो ये आप YouTube खोल के देख लीजिए, 2010 का बजट आप देख लीजिए, उसमें जो है ममता बनर्जी ये मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट का घोषणा की थी और बजट में सेशन में ये पास करवाया हुआ है। ये ममता बनर्जी ने देखा था। अरे 2010 रुकिए, शुरू कब हुआ था? बजट की बात ही, जमीन पे कब उतरा? वो 10 ही में शुरू हो गया था, 10 में ही शुरू हो गया था। 10 के फरवरी में बजट हुआ था और 10 में ही शुरू हो गया था। आप YouTube में देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्कस करिएगा। अब रहा सवाल के बजट देने से प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते। इसी तरह से भारत में, पूरे भारत में जो प्रोजेक्ट आए हैं और जो एकदम कंप्लीट होने के कगार पे थे, उन पर आकर ये इन्होंने झंडा हिला के कह दिया कि हमने ये किया। दूसरी बात है कि ये हुगली से उस मेट्रो रेल का कुछ लेना देना है नहीं। हुगली दरिया इस पार है और नवापाड़ा दरिया उस पार है। अगर किसी को मेट्रो पकड़ना हो, अरे आप जानते नहीं हैं कब शुरू करोगे? आप किसानों का सम्मान निधि कब शुरू करोगे? आप जानते नहीं है, तो आप क्यों बोलते हैं? कब से शुरू करोगे? असली बात पे आओ, मुद्दे की बात पे आओ, जो किसानों की बात पे आओ। आयुष्मान भारत, अरे किसानों की बात में तो 90 दिन से बैठा हुआ किसान। अरे आपके ही तो भाई मर रहे हैं, आपको सड़क के ही तो भाई मर रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्या हुआ? पंजाब के इलेक्शन में सफाया हो गया, शर्म नहीं आती है? अरे छोड़ो ना, आपके भाई मर गए, 150 लोग मर गए आपके भाई। आप बीजेपी की दलाली करने के लिए बैठे हो। ये छोड़ दो, क्वेश्चन में हमने अरे बोलने दो यार,
डिबेट हो रहा है, सुनिए, डिबेट ये इंडिया न्यूज पे डिबेट करने का मतलब होता है कि सबको बोलने की समय दी जाती है। ये कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जिसमें पूरा चिल्लाना है। सबको बोलने का इसमें अधिकार है, बोलने दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, बंगाल की हकीकत नहीं जानते हैं, हुगली वाले को आरपीजी साकिर साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। साकिर साहब, आप अपनी बात थोड़े में रखें ताकि मैं चंदन घोष चौधरी और रतन शारदा जी के पास जाऊं। देखिए, बंगाल में पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल ऐसा जमीन है जहां पर सबके पास पानी है, सबके पास बिजली है, सबके पास स्वास्थ्य कार्ड है, सबके पास साइकिल है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास ये है, सुनिए, सबके पास फ्री राशनिंग है, मुफ्त में राशन दिया जाता है। ऐसे पूरे भारत में कहीं भी ऐसा गरीबों का जो है नहीं है। यहाँ साकिर साहब, आपके कहने के मुताबिक ऐसा लगता है कि बंगाल में विकास की जरूरत ही नहीं है, बंगाल में वो सब कुछ है जिसकी बात बीजेपी या अन्य दल कर रहे हैं। हमारे साथ चंदन घोष चौधरी जी हैं। चंदन जी, टीएमसी बीजेपी कह रही है, आपकी पार्टी के नेता है कहां? हालांकि मेरे कार्यक्रम के पहले जब हमने हेडलाइंस और सुर्खियां दिखाई तो उसमें आपको भी जानकारी मिली होगी और दर्शकों को भी। वो ट्रैक्टर चला रहे हैं केरल में। हाँ, तो ट्रैक्टर चला रहे मतलब ये किसान लोग के साथ है। अभी मैं सुन रहा था आरपी सिंह साहब का, जितना सारे ये तो है ना किसानों का साथ। आप थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, हम सभी घर से है। थोड़ा बोलने दीजिए, ये तो आरपीजी बोल लेने दीजिए, आरपीजी बोल लेने दीजिए, चंदन जी को बोल लेने दीजिए, चंदन जी को बोल लेने दीजिए। आरपी साहब, मालूम नहीं है बंगाल का कल्चर क्या है? जो क्वेश्चन आप पूछे है ये बंगाल का कल्चर के लिए। आप किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, बंगाल का कल्चर। बंगाल में अभी जो पॉलिटिकल हालत है ये वेरी मच मिसफुल। हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग तो डिमांड भी कर रहे हैं, शारदा नारदा के बारे में भी हम लोग बोले, इसका विरुद्ध में हम लोग बोले। लेकिन ये किसानों का मामला जब आते हैं तब तो पहला सिंबल बन गए आपका सिंगू। अब तो देख ही रहे ना आपका क्या है, आपका क्या पॉलिसी है इस पे। अब इतना दिन से इन लोग वहीं पे बैठे हैं, लेकिन आपका पास कोई आंसर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। आप कंप्लीटली कंफाउंडेड हो। और अभी बात कर रहे हो बंगाल का, एक ही मतलब ये जो बंगाल का जो टीएमसी रूल है ये इंडिया का बीजेपी रूल एक ही है। इसमें आप कोई किसानों के लिए आपका सिंपैथी नहीं है। अभी राहुल जी का जो है, आप जितना ही सारे क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये राहुल जी क्या प्रमाण कर रहे हैं? एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहे हैं, ये किसान के साथ है, कांग्रेस किसान के साथ है। आप ही देखो जी। चंदन जी मेरे पास वक्त कम है, चंदन जी मेरे पास समय कम है, रतन शारदा जी से मुझे आखिरी सवाल लेना है। रतन जी मेरा सवाल आपसे, क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों का राज हो पाएगा लगता है आपको? रतन जी, आवाज बंद हो गई। रतन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है। रतन जी मेरा सवाल आपसे है, क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों का राज बंगाल में हो पाएगा? सत्ता परिवर्तन और विकास की बात कर रहे हैं। सोनार बांग्ला, माटी मानुष फेल और सोनार बांग्ला का सपना लेकर बीजेपी कूदी है। आपको लगता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों का बंगाल में राज हो पाएगा? देखिए, आपकी बात मुझे केवल इतनी समझ में आई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों का बंगाल में वापस आना होगा क्या, ये बात मुझे समझ में आई। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि बंगाल जो है भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का केंद्र है। आज से नहीं, 18वीं शताब्दी से बंगाल के सपूतों ने केवल बंगाल के बारे में नहीं सोचा, तो भारत के राष्ट्र के बारे में सोचा, राष्ट्र की चेतना को जगाया। स्वामी विवेकानंद से लेकर उसके बाद सारे समाज सुधार वहीं से हुए। और आज अगर समाज, ये बंगाल की स्थिति है, आपको मजेदार बात बताऊं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल का 28वां नंबर है। एक चैनल के हिसाब से इकोनॉमी में 8वां नंबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 8वां नंबर है, खेती में 15वां नंबर है, और हेल्थ के अंदर कुछ इसी प्रकार 14 या 15 नंबर है। तो
तो किस मुंह से कह रहे हैं ये लोग कि पिछले 10 साल के शासन के अंदर बंगाल ने डेवलपमेंट किया है? इसका मुझे उत्तर दें। और अगर वहां के लोग वैक्यूम नहीं चाहते, आज ऐसा वैक्यूम हो गया, एक तरफ तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट है जिन्होंने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की गर्दन काटी। पहले कांग्रेस ने काटी गर्दनें, बाद में कम्युनिस्ट ने काटी गर्दनें, बाद में टीएमसी ने सबकी गर्दनें काटी। रतन जी माफी के साथ आपको रोकना, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा रतन जी, क्योंकि मेरे देश के सवाल का वक्त खत्म हो रहा है। आरपी सिंह साहब, चंदन घोष चौधरी साहब, साकिर अली साहब और रतन जी, आप लोग देश का सवाल में आए और अपनी बातें रखी, अपनी पार्टी की सोच और विचारधारा से दर्शकों को अवगत कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।